नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 1 में आपने पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना पढ़ा। पूर्णांक संख्याओं के योगफल एवं व्यवकलन के नियम पढ़े। लेक्चर 1 में व्यवकलन के नियम बताते समय ऑडियो तो ठीक से चल रहा था, पर वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई। आज मैं आपको पूर्णांकों के व्यवकलन का नियम फिर से बता रहा हूं। पूर्णांकों के व्यवकलन का मुख्य नियम एक ही है, उसके बाद आगे की क्रिया योग के तीनों नियमों के अनुसार होती है। तो मैं आज आपको पूर्णांकों के व्यवकलन का नियम बताता हूं। पूर्णांकों के व्यवकलन का नियम है, किसी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो दूसरे पूर्णांक का चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद दोनों पूर्णांकों में योगफल के नियम लगते हैं। यानी बाकी सारे नियम, योगफल के जो 3 नियम आपको बताए हैं वही लगते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक पूर्णांक है -8। -8 में से हमें घटाना है दूसरा पूर्णांक -5। तो -8 में से -5 को घटाते हैं, तो घटाने के लिए -5 के पूर्व घटाव का चिन्ह लगा देंगे। तो जब इसको हल करेंगे हम, तो ये जो चिन्ह है 5 का, वो चिन्ह क्योंकि बाहर घटाव का चिन्ह है तो ये बदल जाएगा, और ये 8 का चिन्ह तो वही रहेगा, और 5 का चिन्ह माइनस से क्या हो गया, प्लस। यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। अब इसके बाद ये 2 पूर्णांक बन गए। इन दोनों पूर्णांकों के ऊपर योग के नियम लगेंगे। योग के नियमों के अनुसार देखो, ये एक पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा पूर्णांक धनात्मक है, और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो बड़े गुणांक वाला पूर्णांक जो होता है उसका चिन्ह आता है। बड़े गुणांक वाला, बड़े पूर्णांक का नहीं, बड़ा पूर्णांक यहाँ 5 है, क्योंकि 5 धनात्मक है और 8 ऋणात्मक है। हमेशा धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है, लेकिन बड़े गुणांक के पूर्णांक का चिन्ह लगेगा। तो बड़ा गुणांक है 8 और इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस चिन्ह आएगा। और ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो गुणांकों का अंतर होगा, तो 8 और 5 का अंतर 3 होगा। इस प्रकार यदि -5 में से -8 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के कुछ गुण बताऊंगा। योग और व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांकों को 3 गुणधर्मों की कसौटी पर लेंगे हम। पहला गुणधर्म है संवर्तता का गुणधर्म, दूसरा है क्रम विनिमेयता का गुणधर्म, और तीसरा है साहचर्यता का गुणधर्म। हम सबसे पहले संवर्तता के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तीनों गुणधर्मों को पहले मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद पूर्णांक संख्याओं पर इन तीनों गुणधर्मों की कसौटी लेंगे। तो पहला गुणधर्म है संवर्तता का गुणधर्म। संवर्तता के गुणधर्म को हम पहले किसी भी प्रकार की संख्याओं के लिए समझेंगे, जिसमें कोई पूर्णांक संख्याओं का होना जरूरी नहीं है। किसी समूह है पूर्ण संख्याओं का भी हो सकता है, प्राकृत संख्याओं का भी हो सकता है। तो किसी समूह की कोई भी 2 संख्याओं में कोई गणितीय क्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या भाग की जाए तो प्राप्त परिणाम भी उसी समूह की कोई संख्या हो, तो उस क्रिया के अंतर्गत उस समूह की संख्याएं संवर्त होती हैं। और यदि
प्राप्त परिणाम उस समूह की कोई संख्या नहीं हो तो उस क्रिया के अंतर्गत उस समूह की संख्याएं संवर्त नहीं होती है। अब मैं आपको संवर्तता को पूर्णांक संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। तो पूर्णांक संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में संवर्तता क्या होगी, इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं में यदि कोई गणितीय क्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या भाग की जाए तो प्राप्त परिणाम भी पूर्णांक संख्या ही हो तो उस क्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त होती हैं, अन्यथा उस क्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त नहीं होती हैं। इस बात को हम समझने के लिए हम दो संख्याएं लेंगे। दो संख्याएं जैसे एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। अब हम इन संख्याओं के अंतर्गत गणितीय क्रियाएं चार होती हैं, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। इन दोनों संख्याओं में से, इन चारों में से कोई एक क्रिया करें। यहां मैंने चार चिन्ह लगाए हैं, हम क्रिया एक ही करेंगे, चाहे योग कर सकते हैं या बाकी या गुणा या भाग। अब दूसरी बारी में हम संख्याओं का क्रम बदल देंगे, पहले संख्या b को ले लेंगे, उसके बाद संख्या a को, और फिर वही गणितीय क्रिया करेंगे इनके साथ जो क्रिया पूर्व में की है। चाहे योग करिए तो यहां भी योग करेंगे, बाकी व्यवकलन किया तो यहां भी व्यवकलन, गुणा किया तो यहां भी गुणा और भाग किया तो यहां भी भाग। दोनों स्थितियों में प्राप्त गुणनफल, जोड़ या व्यवकलन या भाग बराबर हो तो उस क्रिया के लिए, जैसे मान लीजिए पहली क्रिया में, योग क्रिया में यदि योगफल प्राप्त है और क्रम बदलने के बाद भी योगफल वही आता है तो योग क्रिया के लिए पूर्णांक संवर्त होंगे। यदि बाकी में भी दोनों प्रकार से बराबर है तो पूर्णांकों के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत भी पूर्णांक संख्याएं संवर्त होंगी। तो इस प्रकार से किसी भी क्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं का संवर्त होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उस क्रिया में प्राप्त परिणाम और क्रम बदलने के बाद प्राप्त परिणाम दोनों बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो उस क्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त कहलाएंगी, और यदि ये पूर्णांक संख्याएं दोनों स्थितियों में क्रम बदलने से पूर्व में की गई क्रिया और बाद में की गई क्रिया में समान नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में के इस क्रिया के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रम विन्वय नहीं है। अब मैं आपको पूर्णांकों की क्रम विन्वयता के बाद उनकी साहचर्यता के बारे में बताता हूं। पूर्णांकों की साहचर्यता क्या है? यदि हम कोई तीन संख्याएं ले और उन तीन संख्याओं में कोई गणितीय क्रिया योग, व्यवकलन, गुणन या भाग इस प्रकार करें कि पहली बार में, यानी आपको गणितीय क्रिया दो बार करनी है। अब मैं पहली बार में कैसे करनी है इसके बारे में बताऊंगा। पहली बार में प्रथम दो संख्याएं, प्रथम वह द्वितीय संख्या में वह क्रिया की जाए और उसका जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम के साथ तीसरी संख्या की क्रिया की जाए तो जो प्राप्त अंतिम परिणाम है
वह ज्ञात करें। और अब दूसरी बार में हम दूसरी व तीसरी संख्या के साथ वही क्रिया करेंगे जो पहली बार में करी है, और जो प्राप्त परिणाम है उसके साथ अब पहली संख्या की वही क्रिया करेंगे। तो इस बार जो प्राप्त परिणाम हुआ है वो अगर पूर्व में प्राप्त परिणाम के बराबर है, समान है दोनों स्थितियों में, तो उस क्रिया के लिए वे संख्याएं सहचार्य होती हैं, यानी उस क्रिया के अंतर्गत सहचार्यता का गुणधर्म लागू होता है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लीजिए हम 3 संख्याएं लेते हैं। एक संख्या है a, दूसरी है b और तीसरी है c। पहली बार में हम पहली और दूसरी संख्या के साथ कोई एक क्रिया करते हैं, योग, व्यवकलन, गुणन या भाग। फिर इसका जो परिणाम प्राप्त होता है उसके साथ भी वही क्रिया करते हैं तीसरी संख्या के साथ उस परिणाम की, और जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरी बारी में हम क्या करते हैं, द्वितीय एवं तृतीय क्रिया के साथ वही संख्या के साथ वही क्रिया करते हैं जो प्रारंभ में की गई है, योग, व्यवकलन या गुणन या भाग। फिर जो परिणाम प्राप्त होता है उसके साथ पहली संख्या की भी वही क्रिया करते हैं, योग, व्यवकलन, गुणन या भाग। यदि दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त होता है तो सहचार्य गुणधर्म लागू होता है, अन्यथा नहीं। और यदि ये परिणाम समान प्राप्त नहीं हो तो सहचार्य गुणधर्म लागू नहीं होता। अब हम पूर्णांकों को योग और व्यवकलन के अंतर्गत तीनों नियमों की कसौटी पर लेंगे। तीनों नियम यानी सामर्थ्यता, क्रम विन्वयता और सहचार्यता, इन तीनों नियमों की कसौटी के ऊपर हम पूर्णांक संख्याओं को लेंगे योग और व्यवकलन के अंतर्गत, यानी जोड़ और बाकी के अंतर्गत। सबसे पहले हम योग और व्यवकलन के अंतर्गत संवर्तता के नियम को कसौटी पर लेते हैं, संवर्तता की नियम की कसौटी पर लेते हैं। तो पहले योग के अंतर्गत संवर्तता को देखेंगे, पूर्णांकों के योग के अंतर्गत संवर्तता होती है या नहीं। यदि हम कोई दो पूर्णांक संख्याओं a और b का योग भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त करते हैं तो योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त होती हैं, अन्यथा संवर्त नहीं होती। उदाहरण के लिए हम दो संख्याएं लेते हैं, पहली संख्या है 5 और दूसरी 7। इन दोनों का योग करते हैं तो यदि योग भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त है तो ये संवर्त होंगी। तो हम देखते हैं दोनों का योग 12 प्राप्त होता है जो अपने आप में पूर्णांक संख्या है। हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लिया हमने, एक पूर्णांक संख्या है -13, दूसरी 8 है। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो योगफल प्राप्त होगा -5। इसी प्रकार अगला उदाहरण लेंगे जिसमें एक पूर्णांक संख्या है 17, दूसरी -10, दोनों का योग करेंगे तो 7 प्राप्त करेंगे। यह भी अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें एक संख्या -3 और दूसरी पूर्णांक संख्या -6। यदि हम दोनों का योग करेंगे तो -9 प्राप्त होगा। यहाँ भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। एक उदाहरण और लेते हैं
जिसमें एक पूर्णांक संख्या है 0 और दूसरी है 16। दोनों का योग भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक उदाहरण में दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमें सदैव एक पूर्णांक संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग फल भी सदैव पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। और यदि ये पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होता है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत सदैव संवर्त होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत हमेशा संवर्त होती हैं, यानी पूर्णांक संख्याओं का योग भी हमेशा पूर्णांक संख्याओं के रूप में ही प्राप्त होता है। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं की संवर्तता की जांच करेंगे। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव। तो घटाव के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं की संवर्तता की जांच करेंगे तो हम कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन ज्ञात करेंगे और यदि वह भी किसी एक पूर्णांक संख्या के रूप में ही प्राप्त हो तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त होती हैं, अन्यथा नहीं। तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं संवर्त होती हैं क्या, इसकी हम जांच करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 8। 5 और 8 का व्यवकलन यानी घटाव करते हैं तो 5 में से 8 को घटाते हैं तो हमें -3 प्राप्त होता है, जो अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। तो हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक संख्या है पूर्णांक संख्या -7, दूसरी है -4 और इनका व्यवकलन करते हैं यानी घटाव करते हैं। तो घटाव करने पर जिस संख्या को घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। तो -7 + 4 बराबर होता है -3। वह भी एक पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक संख्या है 13 और दूसरी पूर्णांक संख्या -4। इनका व्यवकलन करते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है। तो यह 18 भी अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक पूर्णांक संख्या 0 है और दूसरी है -10। इन दोनों का व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। 10 भी अपने आप में पूर्णांक संख्या है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक संख्या है -1 और दूसरी पूर्णांक संख्या 4। तो -1 और 4 का व्यवकलन करते हैं तो हमें -5 प्राप्त होती है। तो -5 भी अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है। तो हम देखते हैं प्रत्येक उदाहरण में यदि हम दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन करते हैं तो प्राप्त परिणाम भी पूर्णांक संख्या के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन हर बार पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त होती हैं। अब हम पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यवकलन के अंतर्गत उनकी क्रम विन्वयता की जांच करेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विन्वयता की जांच में सबसे पहले योग के अंतर्गत क्रम विन्वयता की जांच करते हैं। तो योग के अंतर्गत क्रम विन्वयता की जांच करने के लिए कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं a और b का योग a + b तथा उनके क्रम को बदलने पर उन दोनों संख्याओं का योग b + a के समान हो तो योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रम विन्वय होती हैं, अन्यथा
कर्मविन्वय नहीं होते। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे पहले उदाहरण में एक संख्या है 5 और दूसरी पूर्णांक संख्या 7। इन दोनों का योग ज्ञात करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। अब हम क्रम बदल के इनका योग ज्ञात करते हैं 7 और 5 का, तो भी हमें योग 12 प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त होता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें एक संख्या -4 और दूसरी 6। इनका योग ज्ञात करते हैं -4 और 6 का, तो 2 प्राप्त होता है। और अब की बार इनका क्रम बदल करके 6 और -4 का योग करते हैं तो भी हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। से एक संख्या -13 है और दूसरी -4, दोनों का योग -17 प्राप्त होता है। क्रम बदलने पर भी ये -17 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें एक संख्या है -20 और दूसरी है 13, दोनों का योग -7 प्राप्त होता है। क्रम बदल के इनका योग ज्ञात करते हैं तो इस स्थिति में -7 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक के उदाहरण में a + b बराबर है b + 1। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रमविन्वय होती हैं। अब हम व्यवकलन के अंतर्गत क्रमविन्वयता की जांच करेंगे। व्यवकलन के अंतर्गत क्रमविन्वयता की जांच करने के लिए हम वही 2 संख्याएं a और b लेंगे। यदि कोई भी 2 पूर्णांक संख्याएं a तथा b का व्यवकलन a - b तथा उनका क्रम बदलने पर व्यवकलन b - a के समान हो तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रमविन्वय होती हैं। अन्यथा व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रमविन्वय नहीं होती। इस बात की जांच करने के लिए भी हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है जिसमें एक संख्या है 5 और दूसरी है 7। इन दोनों का व्यवकलन करते हैं तो 5 - 7 हमें -2 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम क्रम बदल करके व्यवकलन करते हैं तो 7 - 5, तो व्यवकलन +2 के रूप में प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में व्यवकलन समान नहीं है। तो हम अगला उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक संख्या है -4 और दूसरी संख्या 6। तो -4 और 6 का व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो ये व्यवकलन हमें -10 के रूप में प्राप्त होता है। जबकि क्रम बदलने पर 6 और -4 का व्यवकलन हमें 10 के रूप में प्राप्त होता है। तो दोनों समान नहीं है। अगला उदाहरण लेते हैं। एक संख्या है -13, दूसरी है -4, दोनों का व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो -9 प्राप्त होता है। क्रम बदल के यही व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो +9 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं। इसमें एक संख्या -20 है और दूसरी है +13, लेकिन व्यवकलन करते हैं तो हमें -33 प्राप्त होता है। अब की बार क्रम बदल करके व्यवकलन ज्ञात करते हैं तो हमें +33 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम बदलने पर परिणाम हमें समान प्राप्त नहीं होते हैं। और परिणाम समान प्राप्त नहीं होते हैं तो व्यवकलन के अंतर्गत क्रमविन्वयता का गुणधर्म लागू नहीं है। तो आप देखा प्रत्येक उदाहरण में a - b बराबर नहीं है b - a के। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रमविन्वय नहीं होती हैं। तो अब विद्यार्थियों, मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्यता समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के योग के अंतर्गत साहचर्यता
बताता हूं। साहचर्यता को समझने के लिए हमें कम से कम तीन पूर्णांक संख्याएं लेनी होंगी। इसे तीन पूर्णांक संख्याएं ए, बी और सी हैं। इन तीनों का योग दो अलग अलग बार हमें इस प्रकार से किया जाएगा कि पहली बार में प्रारंभिक दो संख्याएं हैं ए और बी के योग में सी को जोड़ा जाए, तथा दूसरी बार में अंतिम दो संख्याएं यानी बी और सी के योग में ए को जोड़ा जाए। तो यदि दोनों स्थितियों में योग समान हो तो योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय होती हैं, अन्यथा योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी पहली दो संख्याएं ए और बी के योग में फिर तीसरी संख्या जोड़ी जाए, दूसरी स्थिति में बी और सी के योग में पहली संख्या जोड़ी जाए और ये योग दोनों स्थितियों में समान प्राप्त हो तो पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय होंगी, और यदि ये समान प्राप्त नहीं हो तो पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय नहीं होंगी। उदाहरण के लिए हम तीन पूर्णांक संख्याएं लेते हैं, 4, -3 और -8। तो हम इन दोनों में पहली बार में पहली दोनों संख्याओं ए और बी के जोड़ में फिर तीसरी संख्या जोड़ेंगे, यानी पहली दोनों संख्याएं हैं अपनी 4 और -3, और इन दोनों का जोड़ करेंगे तो इन दोनों का जोड़ आया +1। अब इसमें तीसरी संख्या यानी -8 जोड़ेंगे तो योगफल प्राप्त हुआ हमें -7। दूसरी बारी में हम दूसरी और तीसरी संख्या का योग ज्ञात करेंगे। दूसरी और तीसरी संख्या है -3 और -8, इन दोनों का योग प्राप्त होता है -11। अब -11 में पहली संख्या जोड़ेंगे तो हमें योगफल प्राप्त हुआ -7। यानी दोनों ही स्थितियों में योगफल हमें समान प्राप्त होता है। पहली बार में भी योगफल -7 प्राप्त हुआ, यानी पहली दोनों संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या जोड़ी, और दूसरी बार में अंतिम दोनों संख्याओं को जोड़ करके पहली संख्या जोड़ी तो भी हमें -7 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि a + b में c जोड़ा जाए या b + c में a जोड़ा जाए। दोनों स्थितियों में योगफल समान प्राप्त होता है पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय हैं। आगे हम पूर्णांक संख्याओं के व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्यता की जांच करेंगे। तो साहचर्यता की जांच करने के लिए हमें कम से कम 3 पूर्णांक संख्याएं लेनी पड़ेंगी। जैसे 3 पूर्णांक संख्याएं a, b और c का व्यवकलन दो अलग अलग बार इस प्रकार से किया जाए कि पहली बार में a व b के व्यवकलन में से c का व्यवकलन किया जाए, दूसरी बार में a में से b व c का व्यवकलन किया जाए। तो यदि दोनों स्थितियों में परिणाम समान प्राप्त हो तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्यीय होती हैं, अन्यथा साहचर्यीय नहीं होती। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि a + b में a - b में से c को घटाया जाए
और बाद में दूसरी बार में b माइनस सी को a में से घटाया जाए। यदि ये दोनों बराबर हो तो साहचर्य होती है, अन्यथा इनका व्यवकलन साहचर्य नहीं होता। तो हम ज्ञात करेंगे, जैसे एक संख्या है 4, दूसरी है -3 और तीसरी है -8। अब हम पहली स्थिति के अनुसार a माइनस b में से c को घटाएंगे, यानी पहले 4 में से -3 को घटाएंगे और जो व्यवकलन आए उसमें से फिर -8 को घटाएंगे। तो 4 में से -3 को यदि हम घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, और इसमें से -8 को घटाते हैं तो -8 को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है और अंतिम जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमें 15 प्राप्त होता है। अब हम दूसरी बारी में पहले b माइनस सी यानी दूसरी संख्या को तीसरी संख्या में से घटाएंगे, या दूसरी संख्या में से तीसरी को घटाएंगे, यानी -3 में से -8 घटाएंगे तो ये जो होगा वो 5 होगा। अब इस 5 को पहली संख्या यानी 4 में से घटाएंगे तो हम -1 प्राप्त करेंगे। तो पहली स्थिति में हमें 15 प्राप्त हुआ, दूसरी स्थिति -1। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं में साहचर्यता लागू नहीं है, यानी a माइनस b को b में से c को घटाया तो b माइनस सी को a में से घटाने पर दोनों बराबर नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने योग और व्यवकलन के अंतर्गत तीनों गुणधर्मों की जांच की। पहला गुणधर्म था समर्थता का गुणधर्म। तो योग और व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं दोनों के अंतर्गत समर्थ होती हैं, परंतु क्रम विन्वयता के गुणधर्म में ऐसा नहीं है। योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रम विन्वय हैं, लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विन्वय नहीं है। इसी प्रकार साहचर्यता के अंतर्गत भी योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं साहचर्य हैं, परंतु व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। यही तीनों गुणधर्मों की जांच हम पूर्णांक संख्याओं के गुणन और भाग के अंतर्गत भी कर सकते हैं। तो आगे हम पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग पढ़ने के बाद इन तीनों गुणधर्मों की जांच गुणन और भाग के अंतर्गत भी करेंगे। अब हम पूर्णांक संख्याओं का योज्य तत्समक ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या का योग्य तत्समक क्या होता है? तो योग्य तत्समक किसी भी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल बदलता नहीं हो, वही उस संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक, तो पूर्णांकों का योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसको किसी भी पूर्णांक संख्या में जोड़ने पर उस पूर्णांक संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, एक संख्या 8, इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसके मान में परिवर्तन नहीं हो, मान 8 ही आए। तो 8 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े हम कि मान 8 ही आए? तो आप आसानी से बता दोगे, मान 8 ही आने के लिए 8 में हमें 0 जोड़ना होगा। 8 में केवल शून्य जोड़ने पर ही मान 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं 8 का योज्य तत्समक 0 है। इसी प्रकार हम किसी और पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक ज्ञात करते हैं। जैसे -5 है,
इसका योज्य तत्समक क्या होगा, यानी -5 में क्या जोड़ेंगे, -5 ही आए, तो इस स्थिति में भी हमें शून्य ही जोड़ना होगा। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक शून्य ही होता है, यानी किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए शून्य प्रत्येक पूर्णांक संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। अब मैं आपको पूर्णांक संख्याओं के योग से संबंधित कुछ विशेष उदाहरण बताता हूं। एक उदाहरण है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -5 हो। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ऐसी दो पूर्णांक संख्याओं का हमें जोड़ा लिखना है जिनका योग -5 होता है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा क्या होगा, हम ध्यान से सोचेंगे तो ऐसी संख्याओं के अनेक युग्म हो सकते हैं, एक ही नहीं, बहुत से पूर्णांकों के युग्म का योग -5 होता है। जैसे एक युग्म है -1 और -4, इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम -2 और -3 का योग ज्ञात करेंगे तो भी हमें -5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम -6 और +1 का योग ज्ञात करेंगे तो भी हमें -5 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, -7 और 2 का योग ज्ञात करेंगे तो भी -5 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ऐसे अनंत युग्म मिल जाएंगे जिनका योग -5 होता है। तो इस प्रकार ये युग्म हुए, जैसे -1 -4, -2 -3, -6 +1, -7 +2, तो ये इस प्रकार के अनंत युग्म होंगे। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम, जिसमें हमें ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखना है जिनका अंतर -3 हो। तो युग्म का मतलब वही दो संख्याओं का जोड़ा लेना हमें जिनका अंतर का मतलब यहाँ व्यवकलन होता है, यानी घटाव। उनका घटाव यदि हम करें तो हमें -3 प्राप्त होगा। तो ऐसे भी हमें अनंत युग्म प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनंत युग्म प्राप्त होंगे। तो हम पहला युग्म ज्ञात करते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं -4 और -1, इनका घटाव करते हैं तो हमें घटाव -3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा युग्म -5 और -2 भी हो सकता है, और इनका यदि हम घटाव करेंगे तो भी हमें -3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें अनेक युग्म प्राप्त होते हैं, -6 और -3, इनका घटाव भी -3 होगा। -3 और 0 का घटाव भी -3 होगा। -2 और 1 यानी +1 का घटाव भी -3 होगा। -1 और +2 का घटाव यानी ये भी हमें -3 प्राप्त होगा। 0 और 3 का घटाव भी -3 प्राप्त होगा। 1 और 4 का घटाव भी -3 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऐसे अनेक युग्म हमें मिल जाएंगे, जैसे -4 1 -1 -5 -2 -6 -3 -3 0 -2 1 -1 2 3 0 1 4। इस प्रकार से ये अपरिमित रूप से अनंत युग्म होंगे जिनका घटाव -3 होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।